मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 22 अक्टूबर और हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी के लिए चलाई जा रही है। तो जो स्टूडेंट्स एसएससी मेंस में अपेयर होने वाले हैं वो क्लास रेगुलरली देखें, आपको इससे स्कोर इंक्रीज करने में एडवांटेज मिलेगा और लोगों से आप आगे थोड़ा लीड ले पाएंगे और आपका सिलेक्शन के चांस है उसको बढ़ाने में आपको मदद मिलने वाली है। चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्यू डिटेल्स के साथ और उसके बाद हम करेंगे आज का लेक्चर स्टार्ट विद दी फ्यू क्वेश्चंस। तो देखिए कुछ न्यूज निकल कर आ रही है। ये न्यूज इस प्रकार की है कि आपको इनके बुलेट फॉर्म में भी अगर याद करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलने वाला है। तो पहली हम बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो पहली है प्रवासी भारतीय दिवस। राइट, ये क्या होता है हमारा, जो भारत के बाहर रहने वाले नागरिक है भारत के, उन्हें प्रवासी नागरिक कहा जाता है। और प्रतिवर्ष क्या होता है, प्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन होता है और उसी को ध्यान रखते हुए 2025 में भी एडिशन होने वाला है इसका। और आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि अगला संस्करण जो है वो 18th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। कहां पर, तो ध्यान रखिएगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा उड़ीसा के अंदर। कहां पर, उड़ीसा राज्य के अंदर। इतना आपको आइडिया होना चाहिए, बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न, अगला एक न्यूज आ रही है वो है दो एक्सरसाइज है हमारी, दो युद्धाभ्यास है। पहला तो है एक्सरसाइज स्वावलंबन। क्या है इसका नाम, एक्सरसाइज स्वावलंबन। और ये कहां पर हो रही है, तो ये हो रही झांसी के अंदर। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में झांसी है, झांसी के पास एक प्लेस है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। क्या नाम है इसका, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। इसका नाम है स्वावलंबन शक्ति। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है, एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति। कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है 17 से 22 ऑफ अक्टूबर। कहां पर, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, जो कहां पर है, नियर झांसी। झांसी कहां है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये कौन कर रहा है, इंडियन आर्मी के द्वारा हो रहा है। किसका हो रहा है, इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन इंडियन आर्मी। ठीक है, तीसरा एक युद्धाभ्यास की बात, तीसरी इंफॉर्मेशन है वो दूसरा युद्धाभ्यास हमारा, जिसका नाम है एक्सरसाइज, और ये हो रही है हमारे भारत और इंडिया ओमान के बीच में। ठीक है, इंडिया ओमान के बीच में हो रही है ऑफ दी गोवा कोस्ट, यानी गोवा के तट पर जो हमारी इंडिया और ओमान की एक हो रही नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है, वो आप अगर आप थोड़ा अंदाजा लगा पाए कि इसका नाम क्या है तो आई होप आपको इससे एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, इंडिया ओमान नेवल एक्सरसाइज। क्या नाम है इसका, नसीम अल बहार। क्या नाम है इसका, नसीम कहां पर हो रही है, तो ये हो रही है गोवा के अंदर। कहां पर हो रही है, गोवा के अंदर। इतना आपको पता होना चाहिए, ये तीन न्यूज काम की है, इन पर बेस्ड आपको इतना ही पता होना चाहिए बुलेट फॉर्म के अंदर कि जो युद्धाभ्यास है किन देशों के मध्य हो रहा है, आर्मी में हो रहा है, नेवी के अंदर हो रहा है, एयरफोर्स में हो रहा है। और तीसरा होना चाहिए प्लेस, कि किस प्लेस पर इसका आयोजन किया जा रहा है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो है म्यूरिन टाइफस एन इन्फेक्शन डिजीज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी किस रोग भाग के द्वारा
म्यूरिन टाइफस बीमारी एक जो कि इन्फेक्शन से संक्रामक बीमारी है, होती है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक यानी प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी विच इज बैक्टीरिया। इसका नाम जो है वो है म्यूरिन टाइफस। रिसेंटली कंटेस्ट की बात करें कि संदर्भ के अंदर न्यूज में रहा है, तो एक केरल के व्यक्ति हैं, वो भी गए थे यात्रा पर, कहां पर, वियतनाम कंबोडिया की, और जब वो वहां से आते हैं तो उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है म्यूरिन टाइफस। ठीक है, अब ये क्या है, देखो बीमारी की बात करें, एक बैक्टीरिया से होती है, इसका नाम है फ्ली बोर्न बैक्टीरिया। ठीक है, इसका नाम है रिकेट्सिया टाइफी। क्या नाम है इसका, रिकेट्सिया टाइफी। एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि फ्ली पर पाया जाता है, फ्ली से जनित होता है। ये एक हमारी संक्रामक बीमारी है। इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज नोन एज एंडेमिक टाइफस, फ्ली बोर्न टाइफस और फ्ली बोर्न स्पॉटेड फीवर। क्लियर। कुछ रोडेंट्स हैं जैसे कि रेट है, चूहे हैं, माइस है, मोंगोज है, ये क्या है, एक प्रकार के रिजर्वर है, मतलब ये स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार का जो है एक बैक्टीरिया है वो इसको स्प्रेड करता है। अब इसमें क्या होता है, द डिजीज कैरिंग फ्लीज कैन आल्सो लिव ऑन अदर स्मॉल मैमल्स, यानी जो छोटे अन्य जीव हैं उन पर भी जो ऐसे कीट पतंगे जो कि ऐसे इंसेक्ट जो कि इसके वाहक बने हो, यानी कैरियर, द इंसेक्ट्स व्हिच आर द कैरियर ऑफ द बैक्टीरिया कैन आल्सो लिव ऑन स्मॉल मैमल्स लाइक पेट्स सच एज कैट एंड डॉग, यानी जो हमारे घर में जो बिल्ली और कुत्ते होते हैं उनके शरीर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। अगर मान लीजिए कुत्ता बिल्ली इन्फेक्ट हो जाएगा तो किससे क्या नुकसान हो सकता है वो आगे में देखते हैं। ठीक है, और इट कैन स्प्रेड द डिजीज टू द रेस्ट ऑफ द लाइफ, यानी जब तक वो जीवित रहेगा वो इंसेक्ट तब तक उस बीमारी को फैलाने के अंदर, प्रसार करने के अंदर वो एक कारक बना रहेगा। इसका प्रसार कैसे होता है, स्प्रेड कैसे होता है, तो द डिजीज स्प्रेड व्हेन इन्फेक्टेड फ्ली फीकस कम इनटू द कांटेक्ट विद कट्स और स्क्रैप्स, यानी जो भी इंसेक्ट है, जो फ्ली है, अगर वो इन्फेक्टेड है, उसका जो फीकस है, मान लीजिए कोई फ्ली है मतलब मच्छर है, अगर वो काटता है फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है, अगर वो अपना मल मूत्र त्याग करता है तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है और उससे भी ये फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसका बोला गया कि इन्फेक्टेड फ्ली फीकस कैन कम इनटू कांटेक्ट विद द कट्स और स्क्रैप्स इन दी स्किन, यानी जो हमारे स्किन पर घाव होते हैं, त्वचा पर जो भी कट का निशान हो उस पर अगर मच्छर हो अपना फीकस छोड़े उससे भी स्प्रेड हो सकता है। दूसरा, इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू दी बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फ्ली, यानी जो भी ऐसे इन्फेक्टेड फ्ली, संक्रामक जो फ्ली हैं, संक्रमित फ्ली हैं, वो भारत किसी व्यक्ति को काट ले उस पर उससे भी फैलने की संभावना बढ़ती है। दूसरा है, इट कैन स्प्रेड थ्रू दी एक्सपोजर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन टू इन्फेक्टेड फ्लीज, ये भी एक रीजन है। अब ध्यान रखिएगा ये कैसे नहीं फैलता है, सो इट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम अ पर्सन टू अनदर पर्सन एज वेल एज दी फ्रॉम पर्सन टू फ्ली, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए फैक्टर, ये होगा कि जो इन्फेक्टेड फ्ली वो खुद ही उस जगह उसको कैरी करे। मतलब मान लीजिए एक पर्सन को कोई बीमारी होती है तो इस प्रकार जिस प्रकार खांसी जुकाम होता है ना, वायरल फीवर, उस तरह स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, और किसी व्यक्ति से भी फ्ली के अंदर नहीं होता, फ्ली से व्यक्ति के अंदर होता है। अब मेनली कहाँ होता है, ये ऐसी जगह पे होता है जहां पर हमें चूहे की संख्या अधिक देखने को मिलती है। तो दिस काइंड ऑफ टाइफस रिपोर्टेड इन द कोस्टल एरियाज, यानी जो तटीय क्षेत्र वहां पर होता है, और सब ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारे वहां मिलने देखने को मिलता है, मेनली जहां पर रेट्स का संख्या ज्यादा हो चुकी होगी। अभी क्या हुआ रिसेंटली, नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी भारत में, कश्मीर में और मध्य प्रदेश, इन तीन जगहों पर हमें केसेस देखने को मिले। केरल में देख चुके हैं, केरल का व्यक्ति था वो गया था वियतनाम कंबोडिया, वहीं से इन्फेक्ट होकर आया था। सिम्टम क्या होंगे, देखिए सिम्टम सीधी सी बात है कि एक बार में इसके सिम्टम शो नहीं होते हैं। जैसे ही व्यक्ति इन्फेक्ट होगा कुछ दिन बाद उसके इन्फेक्शन शो होते हैं, सिम्टम शो होते हैं। तो यूजुअली अपीयर 7 to 14 डेज आफ्टर दी एक्सपोजर, यानी जिस प्रकार से व्यक्ति इस संक्रामक बीमारी के चपेट में आता है तो लोग 7 दिन बाद ये रहता है। फीवर होना, हेडेक होना, बॉडी एक यानी जॉइंट पेन होना, नोजिया, ठीक है, मितली आना, वोमिटिंग होना और स्टोमक यानी पेट में दर्द होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। अगर हम बात करें, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ एक एंटीबायोटिक है, वो उसका कंजम्पशन करते हुए, यानी इसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, एक एंटीबायोटिक है, इसी का यूज करके व्यक्ति अपना सिर्फ प्रिवेंशन या रोक सकता है। बाकी पर्टिकुलर इस डिजीज के लिए, इस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। स्किन पर रैशेस होना, और मान लीजिए कुछ कंडीशन ऐसी हो जो कि बहुत कम केस में देखा गया कि वो 2 वीक से अधिक बीमारी किसी व्यक्ति को रहती है, बट आपको पता होना चाहिए कि म्यूरिन टाइफस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए आपको, इतनी काम की बात है। अगली हम बात करें आरसीएस, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसको लॉन्च से कंप्लीट हो गए 8 साल। कितने हो गए, 8 साल। 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी। अभी इसकी ये सवाल ही पूछा गया आपसे कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी क्षेत्रीय संपर्क योजना, जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, ये योजना किस वर्ष लॉन्च की गई। तो 8 साल हो चुके हैं,
तो राइट आंसर विल बी दी ऑप्शन डी विच इज 2016 अक्टूबर के अंदर लॉन्च की गई थी ये। क्लियर। तो अभी इसका पूरा नाम क्या है? आरसीएस, उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। और कब हुई थी लॉन्च ये हुई थी ऑन 21 अक्टूबर 2016, 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गई थी। आज है 22 अक्टूबर, कल ही इसको 8 वर्ष पूरे हुए। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि किस मंत्रालय ने लॉन्च की है और कितने समय के लिए लॉन्च की गई थी। बात करें मंत्रालय की तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका विजन क्या है? अगले 10 साल के अंदर भारत के अंदर जो है रीजनल कनेक्टिविटी को यानी एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास अलग अलग एयरपोर्ट्स हो, अलग अलग हेलीपैड्स हो, साथ ही साथ जो भी एयरलाइन कंपनीज इस सेक्टर में ऑपरेट करना चाहती है उनको इंसेंटिवाइज करना। ठीक है, इसका सारा ऑब्जेक्टिव है, जिससे क्या हो अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट मतलब एक फ्लाइट जिसकी अगर मान लीजिए कोई फ्लाइट है ए से बी प्लेस जाने वाली और इसमें लगने वाली दूरी है कितनी? 1 घंटे की। इसकी अपर लिमिट कितनी कैप्ड रहेगी? 2500 रुपए फेयर की। ठीक है, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम जयपुर में हैं और जयपुर से किसी को दिल्ली जाना है और 1 घंटे की फ्लाइट है, तो उसके लिए मैक्सिमम रेंट कितना होगा? मैक्सिमम फेयर कितना होगा? 2500 रुपए पर आवर। मतलब क्या है इसका? जो भी कॉमन पर्सन है, आम आदमी है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो भी अब एयर ट्रेवल कर सकते हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? to serve or to improve the infrastructure in the unserved as well as the underserved areas of the country। यानी भारत में ऐसे क्षेत्र, ऐसे राज्य जहां पर एयरलाइन फैसिलिटी बहुत कम थी, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, और जो हिली एरिया है हमारा, डेजर्ट वाला एरिया, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, तो इनको बढ़ाना, जो हिंटरलैंड है हमारा उसमें कनेक्टिविटी को इंश्योर करना, ये था। अगर हम बात करें इसकी पहली फ्लाइट कब की गई थी लॉन्च, तो ये की गई थी 27 अप्रैल 2017 को। ध्यान रखिएगा, शिमला से दिल्ली को जाने वाली फ्लाइट थी। कहां से इसने किसे कनेक्ट किया था? तो द फर्स्ट फ्लाइट अंडर द आरसीएस उड़ान कनेक्टेड शिमला टू दिल्ली वाज इनॉग्रेटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन द ईयर 2017। इसमें कुछ कंपोनेंट की बात करें, उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था उड़ान का 5.4 वर्जन चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 5.4। 5.4 ये क्यों है? इसमें क्या है कि जो भी अलग अलग वर्जन आए, अलग अलग स्टेजेस आई है, उनमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश किए गए हैं। जैसे हम बात करें उड़ान 1.0 की, तो इसमें क्या था, कुछ 5 कंपनियां थी, 5 एयरलाइन कंपनी थी, उनको लाइसेंस दिया गया था कि आप 128 फ्लाइट रूट्स हैं उस पर अपनी एयर सर्विस को ओपन कर सकते हैं। उड़ान 2.0 की बात करें तो क्या था इसके अंदर कि जो भी अनसर्व्ड यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर की एयरलाइन फैसिलिटीज नहीं है, या ऐसे क्षेत्र जहां पर कनेक्टिविटी है तो सही पर उतनी अच्छी नहीं है, मतलब उसमें एयरलाइन की फैसिलिटी इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, उन एरिया को कवर करना, साथ साथ हेलीपैड्स भी डेवलप करना। हेलीपैड को भी कनेक्ट किया गया उड़ान 2.0 के अंदर। उड़ान 3 की बात करें तो इसमें क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर यानी पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्या किया, जो टूरिज्म वाले एरिया हैं, जो पर्यटक क्षेत्र है, उनको भी इसके द्वारा कनेक्ट किया गया। उड़ान 4.0 की बात करें, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है, जो हिली स्टेट है यानी पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना। और तीसरा था आइलैंड यानी द्वीपीय क्षेत्र हमारे कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन्हें इनके लिए फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। तो एक ऑब्जेक्टिव और था, द ऑपरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड सी प्लेन्स, यानी जो भी सी प्लेन्स होते हैं हमारे और हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना। ये काम किसमें था? उड़ान 4.0 के अंदर। अब चल रहा है हमारे पास रिसेंटली उड़ान 5.4। ठीक है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। कब लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी 2016 के अंदर 21 अक्टूबर 2016 को। 8 साल पूरे हो चुके हैं कल ही। और इसमें क्या क्या, क्या कौन सा चल रहा है वर्जन? तो उड़ान 5.4 चल रहा है। अगला सवाल है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द एशिया एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी एशिया एचआरडी यानी एशियाई क्षेत्र के अंदर ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन के विकास के लिए काम करने वाले व्यक्ति को एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन से व्यक्ति हैं। क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स? जो हमारा स्किल फोर्स है, जो हमारा कौशल, जो हमारा डेमोग्राफी डिविडेंड है, ठीक है, जनसंख्या लाभांश है, जननांगिक लाभांश है, ठीक है, उसके पास कितना स्किल है, उसका हम कितना अच्छे से यूज कर पाए, वही हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है मिस्टर एम के स्टालिन को। इसे मिला है एम के स्टालिन, जो कहाँ के मंत्री हैं? ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें दिया गया है एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी कौन देते, क्यों मिलता है अवार्ड? ये ऐसे व्यक्ति या ऐसे संस्थान, इंडिविजुअल्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द अपग्रेडिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, उन्हें मिलता है रिकॉग्निशन, ठीक है, इसी क्षेत्र के लिए।
who have contributed to the advancement of in the field of human development as well as the they have some sort of impact on the society, ठीक है। और कौन कौन हो सकते हैं इसके अंदर, द बिजनेस हाउसेस एज वेल एज दी इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल व्यक्तित्व की बात करें, एम के स्टालिन जो कि तमिलनाडु के सीएम है, उन्हें पुरस्कार मिला है। अगली हम बात करते हैं, अगला सवाल है, रिसेंटली विच बैंक हैज ऑफिशियली ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर as a part of its strategy to expand its international operations in October 2024। यानी आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अक्टूबर 2024 के अंदर किस भारतीय बैंक के द्वारा अपने रणनीतिक प्रसार को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर के अंदर पहली ब्रांच ओपन की गई है। तो राइट आंसर होगा, वो होगा आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक में से होगा ऑप्शन बी विच इज एचडीएफसी। क्लियर। एचडीएफसी बैंक ऐसा है जिसने हाल ही में अपनी एक ब्रांच ओपन की है इन दी सिटी ऑफ सिंगापुर। और वहां का जिस प्रकार से भारत का इस सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां की है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी एमएएस, उसके द्वारा लाइसेंस दे दिया गया है, अप्रूवल मिल चुका है। इससे क्या होगा कि जो भी वहां के लोग हैं अब बैंकिंग फैसिलिटीज का, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसका लाभ ले पाएंगे। तो अगर हम बात करें कि एचडीएफसी के वर्तमान में कहाँ कहाँ शाखा है, तो इट हैज एचडीएफसी हैज 5 इंटरनेशनल ब्रांचेस इन दी कंट्रीज लाइक हांगकांग, बहरीन, दुबई, सिंगापुर एंड एक है जो गुजरात गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, गिफ्ट सिटी कहते हैं, यहाँ पर भी एक इसकी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट है। ठीक है। कुछ इसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स यानी प्रतिनिधि कार्यालय हैं कहाँ पर, केनिया, वो तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक जो है उसने अब सिंगापुर के अंदर अपनी ब्रांच ओपन की है। अगला प्रश्न है वित्तीय समावेशन से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर के। तो रिसेंटली विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड और डिसाइडेड टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी भारत का जो एकीकृत भुगतान इंटरफेस है, प्रणाली है, यूपीआई, जो कि 2016 से भारत के अंदर इंप्लीमेंटेड है। किसने किया है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, एनपीसीआई जो है इसे करता है, ऑपरेट भी करता है, रेगुलेट भी करता है। क्लियर। आपको बताना है किस कंट्री के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि भारत का बनाया गया यूपीआई को अपने कंट्री में इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा मालदीव्स। होता क्या है देखिए, अगस्त के अंदर भारत की ओर से जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ही विजिटेड द मालदीव्स, और उसके बाद मोहम्मद मोइजू हैं वहां के प्रेसिडेंट है, वो भारत की यात्रा पर भी आते हैं और एग्रीमेंट हो चुका था। बट ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया दैट मालदीव प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मोइजू हैज अनाउंस्ड टू अडॉप्ट और टू इंट्रोड्यूस द इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन दी बैंकिंग सिस्टम ऑफ द मालदीव। क्लियर। इससे क्या एडवांटेज होगा, जो भारत के नागरिक यानी भारतीय पर्यटक जो है मालदीव जा रहे हैं, वो इंडियन रूपी के अंदर वहां पर पेमेंट कर पाएंगे, दे विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट इन दी इंडियन रूपी। यूपीआई क्या करता है, यूपीआई इनेबल्स अ पर्सन टू यूपीआई अलाउज अ पर्सन फॉर द ट्रांजैक्शन इन दी रूपी डिनोमिनेटेड वैल्यूज, यानी भारतीय रुपए के अंदर जो भी है करना, लेन देन करना, उसके लिए अलाउ करेगा। और किसको एडवांटेज करेगा, इट विल एडवांटेज आर इंडियन सिटीजंस हु आर विजिटिंग, हु आर और विश टू विजिट मालदीव। और इससे क्या होगा, मालदीव का जो टूरिज्म है, पर्यटन क्षेत्र है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ये हम बात कर चुके हैं। कौन करता है इसे ऑपरेट, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसे करता है, ऑपरेट करता है, इसी के द्वारा डिजाइन किया गया है। अब कुछ कंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां पर जो है यूपीआई अभी तक स्टेब्लिश किया जा चुका है, मतलब यूपीआई का यूज शुरू हो चुका है। ये कंट्री याद रखिएगा आप सोच सकता है पूछ लिया जाए कि निम्न में से कि इन नीचे दिए गए कंट्री में से कौन सा कंट्री ऐसा है जहां पर यूपीआई का इस्तेमाल नहीं होता, यूपीआई को अलाउ नहीं किया गया। तो पहला ऑप्शन है यूएई, दूसरा श्रीलंका, तीसरा फ्रांस, चौथा मलेशिया, फिफ्थ सिंगापुर, सिक्स्थ नेपाल, सेवंथ यूके, एट्थ मॉरिशस। यानी 8 देश ऐसे हैं जहां पर कि यूपीआई का यूज होता है। कौन कौन से हैं, पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका पड़ोस में है, ठीक है, फिर नेपाल में है और मॉरिशस, 3 ऐसे कंट्री जो भारत के करीब है। फिर हम बात करें और देशों की तो मॉरिशस है, मालदीव है, मलेशिया, फ्रांस, श्रीलंका और यूएई, ये कुछ यूके भी इसके अंदर शामिल है। कुल 8 देश ऐसे हैं जहां पर भी ये यूज हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दी मालदीव्स। क्लियर। अगली न्यूज आ रही है 14th ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स कॉन्फ्रेंस। आपको बताना है कि 14वीं अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड जो सर्विसेज होती है हमारी ट्रुप्स हैं, उनका सम्मेलन किस शहर के अंदर इसका आयोजन किया गया, आज ही हुआ है दोपहर में। और राइट आंसर जो होगा गुजरात का गांधीनगर। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह हैं, वो यहाँ पर गए हैं और उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन के अंदर एज ए चेयरपर्सन पार्टिसिपेट किया है। तो मिस्टर अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे कौन है, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी हैं।
और ये कहाँ पर हो रहा है, ये कहाँ पर हुआ है, एट दी महात्मा मंदिर इन गांधीनगर। महात्मा मंदिर कुछ टाइम पहले भी न्यूज में रहा था। अब आप रिकॉल करिएगा कि महात्मा मंदिर के अंदर एक एग्जीबिशन या कुछ इवेंट हुआ था, ठीक है, ऑफ दी ग्लोबल इंपॉर्टेंस। ये जो इवेंट है ना सिविल डिफेंस और होमगार्ड का, ये अब पिछले 19 साल के बाद अब हो रहा है, मतलब 19 साल गैप आ चुका था, अब हम कर रहे हैं। होमगार्ड अपना रोल प्ले करते हैं। जो सिविल हमारे डिफेंस है, मतलब जब भी कोई प्राकृतिक आपदाएं आती है तो क्या होता है, सिविल डिफेंस इज दी फ्रंटियर ग्रुप, फ्रंटियर ग्रुप्स, द पर्सनल हु डिफेंड आवर सिटीजन। भारतीय नागरिक हैं, उनकी किसी भी आपदा के अंदर जो है सिविल डिफेंस काम कर रहे हैं। बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, चक्रवात आ जाए, किसी प्रकार के इवेंट के अंदर सिविल डिफेंस पहले अपना रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम बात करें इसके चीफ कौन है, हु इज द डीजी ऑफ सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड, तो ये है विवेक श्रीवास्तव जी। कौन है, नागरिक नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड जो बल है, इसके डीजी कौन है, महानिदेशक कौन है, तो डीजी ऑफ सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड इज दी विवेक श्रीवास्तव जी। क्लियर। अभी के अगर नंबर की बात करें तो लगभग 4,50,000 के आसपास होमगार्ड है और 6 लाख से अधिक सिविल डिफेंस गार्ड भी हमारे पास कंट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं। अगर हम बात करें और एक इवेंट क्या हुआ है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसका 60th फाउंडेशन है, यानी 60 वर्ष पहले इसे बनाया गया था 1964 के अंदर, तो उसका 60th फाउंडेशन डे है। और ये इसका भी आयोजन हुआ आनंद के अंदर, और यहाँ पर भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्टिसिपेट किया है। क्लियर। अगला प्रश्न आपके लिए, रिसेंटली विच नेशन कन्फर्ड द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद ऑनररी डॉक्टरेट इन दी पॉलिटिकल साइंस, यानी हाल ही में क्या हुआ था, 3 देशों की यात्रा पर, 3 अफ्रीकी देश है जिसमें कि मालावी, मॉरिटानिया और अल्जीरिया, 3 देशों की यात्रा हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट गई थी, और उसमें से एक कंट्री के द्वारा ये अवार्ड में जो राजनीति विज्ञान के अंदर मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। तो राइट आंसर क्या होगा, मालावी नहीं है, ना इंडोनेशिया है, ना मॉरिटानिया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज अल्जीरिया। क्लियर। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको दिया गया है वहां के कमल बद्दारी हैं वहां के मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन। जो जिस प्रकार भारत के अंदर हायर एजुकेशन के अलग मंत्रालय होता है, अलग मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से वहां पर भी हैं मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन है कमल बद्दारी, उनके द्वारा इन्हें कन्फर किया गया है राजनीति विज्ञान के अंदर एक मानद डॉक्टरेट, यानी ऑनररी डॉक्टरेट इन दी फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कहां पर हुआ था ये, तो सीदी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहां पर है, अल्जायर्स। अल्जायर्स क्या है, अल्जीरिया की कैपिटल सिटी। अगर हम बात करें, ये फोटो देख सकते हैं आप, अल्जीरिया कहां पर लोकेटेड है, तो देखिए भूमध्य सागर है ना, मेडिटरेनियन सी, ये भूमध्य सागर है, और इसके ये अफ्रीका रहा, यहाँ पर है अल्जीरिया, क्या है यहाँ पर, अल्जीरिया है, और कैपिटल इसकी अल्जायर्स। क्लियर। तो यहाँ पर अफ्रीका आपको दिख रहा होगा, ये अफ्रीका है, यहाँ भूमध्य सागर इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर। क्लियर। और वर्तमान के अंदर अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है अब्दुल मजीद तेब्बोन। कौन है, अब्दुल मजीद तेब्बोन। ये हमने कुछ दिन पहले पढ़ा भी था कि न्यूली इलेक्टेड हुए हैं, ये न्यूली इलेक्शन हुआ है। अगर हम बात करें इंडिया अल्जीरिया के रिलेशंस की, तो भारत का 1962 से, जब से फ्रांस की कॉलोनी था, 1962 के अंदर फ्रांस से आजाद होता है कौन, अल्जीरिया, तब से हमारे के साथ राजनयिक संबंध है। वी हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द अल्जीरिया since the year 1962 when it got independence from the French। ठीक है। और हम जो है दोनों देश है ना नॉन अलाइंड मूवमेंट है, नाम है, नेम कहते हैं इसको, और इसके हम भागीदार देश हैं के मेंबर कंट्रीज। क्लियर। नेम कंट्रीज वो है जहां पर कभी न कभी ब्रिटिशर्स का आधिपत्य था, दे वर द कॉलोनीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश। WHO है सर्टिफाइड कैबो वर्डे या काबो वर्दे कहते हैं देश है हमारा ये, एज मलेरिया फ्री कंट्री। हाल ही में क्या हुआ था, इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च, जो काबो वर्दे या कैप वर्डे कैसे जिसे कह सकते हैं, दूसरा नाम कैप वर्डे है, ये इस कंट्री को किया गया है डिक्लेयर मलेरिया मुक्त, मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर किया है। आपको बताना है ये किस महासागर के अंदर अवस्थित है। ठीक है। देखिए इसके 2 पर्पस पूरे हो रहे हैं, पहला तो कि करंट में न्यूज में रहा है, दूसरा इसके लोकेशन जो पर्पस है वो भी हमारा
ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस से भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ सी नहीं है, कैरेबियन सी नहीं है, क्यों आपसे पूछा गया किस महासागर में है, तो जो महासागर है ही नहीं तो ऑप्शन अपने आप हट जाएगा यहाँ से। तीसरा बचता है अटलांटिक ऑप्शन, दूसरा है, और अगला बचता है प्रशांत महासागर। ये होगा ऑप्शन सी अटलांटिक ओशियन। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर तीसरा कंट्री है कैप वर्डे या काबो वर्दे, जिसको डिक्लेयर किया है एज दी मलेरिया फ्री। तो दो कंट्री कौन कौन सी हैं, एक तो है हमारी मॉरिशस और सेकंड है अल्जीरिया। 1973 के अंदर मॉरिशस होता है और 1999 2019 के अंदर होता है अल्जीरिया। दो देश से तीसरा देश बना कौन सा है, वो है कैप वर्डे या काबो वर्दे। तो इट बिकेम द थर्ड कंट्री टू अक्वायर द मलेरिया फ्री स्टेटस इन दी अफ्रीकन रीजन। अफ्रीकी क्षेत्र के अंदर जो है तीसरा देश बना है। क्लियर। अभी तक डब्ल्यूएचओ के द्वारा 43 देशों को यह अवार्ड दिया जा चुका है, स्टेटस मिल चुका है। कैबो वर्डे को ही बोलते हैं कैप वर्डे, ये रहा कैप वर्डे। कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी प्राया। क्या है, प्राया। कहां पर स्थित है, तो इट इज लोकेटेड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है सेनेगल कंट्री का, इसके सेनेगल देश के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर। कहां पर है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर ऑफ सेनेगल, ये इसकी लोकेशन है। ये रहा वो मोरितानिया, यहीं पर हमारी जो राष्ट्रपति महोदय है वो यहाँ पर गई थी। अगर हम बात करें इस कैप वर्डे की, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड, ज्वालामुखी जो द्वीप है उनका एक समूह है। लगभग 620 किलोमीटर दूर है सेनेगल से। सेनेगल से कितनी दूरी है, 620 किलोमीटर। कोई दूरी नहीं पूछने वाला, आपसे पता होना चाहिए। सेनेगल देश याद रह जाएगा, इसे आइडिया रहेगा कि सेनेगल देश अफ्रीकी देश है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर, और यहीं पर क्या स्थित है, कैप वर्डे या काबो वर्दे। क्लियर। इट इज लोकेटेड इन दी सेंट्रल अटलांटिक ओशियन। क्लियर। अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए स्पोर्ट्स कैटेगरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन द नाइन्थ टाइटल ऑफ द नाइन्थ, नवा संस्करण है नाइन्थ वुमेन टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप। तो कहां क्या हुआ था, ये हुआ था यूएई के अंदर, ठीक है, और दुबई के अंदर इसका फाइनल हुआ था, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर। आपको बताना है महिलाओं से संबंधित टी20 क्रिकेट विश्व कप का 2024 में खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर होगा इसका दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड में से क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विच इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने किसको हराया है, न्यूजीलैंड ने हराया साउथ अफ्रीका को, ठीक है, 32 रन से इन्होंने फाइनल जीत लिया है। तो न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड पहली बार ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनी है जिसने की विमेंस का टी20 वर्ल्ड कप जीता हो। किसे हराकर, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। कितने रन से हराया है, 32 रन से। कहां पर हुआ था, तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। देखिए जब भी कोई चैंपियनशिप हो, उसका फाइनल हो, तो स्टेडियम का नाम पता होना चाहिए आपको, लोकेशन किस कंट्री के अंदर है और जीता किसने है। और उससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाए तो हराया किसको है, ये भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी अगर चैंपियनशिप होती है, मान लीजिए आईएसएस शूटिंग वर्ल्ड कप है, या कोई और जैसे कि स्नूकर का हो या बिलियर्ड्स का हो चैंपियनशिप हो, उसमें किसने जीता है, किसको हराया है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हम पहली बात करें तो पहला एडिशन हुआ था विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2009 के अंदर, और इनॉग्रल इवेंट जीता था इंग्लैंड ने। किसे हरा करके, न्यूजीलैंड को हराया था। और अब तक जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे सक्सेसफुल टीम रही है। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार खिताब जीता है, और 3 इवेंट हुए हैं, कुल 9 इवेंट है। 6 जीता ऑस्ट्रेलिया ने, 1 जीता वेस्ट इंडीज ने, 1 इंग्लैंड ने, और एक हाल ही में न्यूजीलैंड ने जीता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, विच कंट्री हैज इलेक्टेड लुआंग कुआंग एज द न्यू प्रेसिडेंट, यानी हाल ही में किस देश के द्वारा, किस देश के नागरिकों के द्वारा वहां के राष्ट्रपति के तौर पर लुआंग कुआंग को चुना गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने सिंगापुर, इजिप्ट यानी मिस्र, थर्ड है वियतनाम, फोर्थ है ब्रुनेई। तो राइट आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम के द्वारा जो है लुआंग कुआंग को चुना गया एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग्स टू दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। इसमें कई सारी बात दी गई है, वो बात आपके लिए काम की नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कब हुआ ये, तो 8वां सत्र चल रहा था 15th नेशनल असेंबली का, उसी दौरान चुना गया है। इनका टर्म कितना होगा, ही विल he will have a tenure till the year 2026, 2 साल के लिए लगभग इनका कार्यकाल रहने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर कुआंग के पहले कौन थे राष्ट्रपति, तो वो थे टोलेम। टोलेम क्या है, अब बन चुके हैं, he has been appointed as the जनरल सेक्रेटरी ऑफ द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी। जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम की, उसके बन गए महासचिव कौन, टोलेम। तो वहां पर वियतनाम के अंदर क्या है, जो वहां के वियतनाम के रूलिंग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वही सबसे पावरफुल व्यक्ति होते हैं।
तो टोल नेम बन चुके थे जुलाई अगस्त के अंदर एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ दी रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी, बट उन्होंने पद नहीं छोड़ा था। अब चुना गया है वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट के तौर पे लुओंग कोंग को। और इनका काम क्या होगा, इनका बेसिकली काम जो है सेरेमोनियल है, मतलब इनके पास इतनी ताकत नहीं, इतनी शक्तियां इनके पास नहीं दी गई है एज पर दी वियतनामीज। अगला प्रश्न आपके लिए, यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कॉप 16। देखिए आपका कंफ्यूजन होना, एक तो वो कॉप 28 29 जो है ना वो अलग है, वो क्लाइमेट चेंज पर है। ये हम बात कर रहे हैं जैव विविधता पर, यानी संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसका संस्करण है जिसे बोल रहे हैं कॉप 16। कॉप 15 हुआ था कनाडा के अंदर, ठीक है। तो कॉप 16 है, आपको बताना है ये हाल ही में कहां पर इसका आयोजन शुरू किया गया है। लगभग 2 वीक चलने वाला है ये। तो द यूएन यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कॉप 16 इज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, फॉलोइंग कंट्री। पहला ऑप्शन इजिप्ट, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा कोलंबिया, फोर्थ है ब्राजील। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया की सिटी की बात करें तो कैली सिटी है, यहाँ पर हो रहा है कॉप 16। कितना सुंदर फूल है ये दिखाता है बायोडाइवर्सिटी को, शो करता है कि इतने सारे रंग हमारे पास अलग अलग किस्में होनी चाहिए, ठीक है। लगभग 2 वीक चलने वाला है यूनाइटेड नेशंस यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, यूएन सीबीडी से बोल सकते हैं, यूएन सीबीडी। देखिए अगर थोड़ा इसकी हिस्ट्री की बात करें, यूएन सीबीडी कब हुआ था, 1992 के अंदर जब होती अर्थ समिट। क्या होती है, 1992 के अंदर होती है अर्थ समिट। थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। इस दिन इस समिट में क्या होता है, एक तो निकलता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी। दूसरा बनता है यूएन सीबीडी। क्या बनता है, यूएन सीबी, क्लियर। और अब किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूएन सीबीडी की। अगर यूएनएफ ट्रिपल सी की बात करें, यानी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन समिट होगा, उसका समिट कहीं और होने वाला है, ये समिट नहीं है। हम बात कर रहे हैं किसकी, जैव विविधता के ऊपर। इसका कौन सा एडिशन है, 16 एडिशन, 16 संस्करण है। इसका आयोजन हो रहा है कोलंबिया देश के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आइडिया, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू असेस हिस्टोरिक लॉस, यानी जो पूर्व के अंदर है, यानी ऐतिहासिक तौर पर जो हम जलवायु जो भी हमने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की हैं, इसके चलते क्या हुआ, एनवायरनमेंट का और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, उसका करना आकलन और उसे रोकना, और एज वेल एज टू रिवर्स दी लॉस ऑफ नेचर, जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है उसको हमें फिर से करना है, रिवर्स करना है, मतलब उसकी पुनर्भरण करना है, उसकी क्षतिपूर्ति करनी है। इस वर्ष की थीम क्या है, पीस विद नेचर। ये थीम जरूर याद रखिएगा आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्लाइड में। पहला 2-3 चीजें हैं, एक तो अर्थ समिट होती है रियो डी जेनेरियो के अंदर, रियो डी जेनेरियो, कहां पर है ये, ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील के अंदर क्या होता है, 1992 के अंदर यूएन की समिट होती है जिसे बोलते हैं अर्थ समिट या रियो समिट। और वहीं पर 2 कन्वेंशन साइन होते हैं, पहला यूएनएफ ट्रिपल सी, दूसरा यूएन सीबीडी। तो यूएनएफ ट्रिपल सी है वो हमारा अलग, कॉप 28 कॉप 29 जो है वो अलग है। कॉप 26 होता है ग्लासगो के अंदर, 27 होता है इजिप्ट के अंदर, मिस्र के काहिरा देश में, मिस्र के शर्म अल शेख शहर के अंदर। और कॉप अब उसका अगला संस्करण होगा, ठीक है। वहीं बात करें यूएन सीबीडी की, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसकी हम बात करें, ये हमारा 16th एडिशन, 16 संस्करण है। इसमें क्या बात की गई है, इट फोकसेस मेनली ऑन दी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एज वेल एज दी टू अडॉप्ट सम मेजर्स व्हिच कैन रिवर्स द एनवायरनमेंट और नेचर लॉस, क्लियर। इस साल की थीम क्या रहेगी, पीस विद नेचर, यानी प्रकृति के साथ शांति, ठीक है। अब अगर आपको थीम याद ना रहे तो आप सिंपल सोचो कि प्रकृति के अंदर क्या होता है, शांति मिलती है, कोई जंगल में जाएगा शांति मिलती है। इस साल की थीम क्या रहेगी बायोडाइवर्सिटी के लिए, पीस विद नेचर। लगभग 200 कंट्रीज के अंदर भाग लेने वाली है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए ये तो है कॉप 16। कॉप 15 का हुआ था कनाडा के अंदर, हमने कुछ महीनों पहले पढ़ा था, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। कॉप 20 होता है कनाडा के अंदर, मॉन्ट्रियल शहर के अंदर, और वहीं से निकल के आता है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसके में कुछ ऐसे नियम बनाए गए, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट किए गए जिनको कि बाय द एंड ऑफ ईयर 2015 2050 तक हमें अलग अलग टारगेट अचीव करने।
ये किसके अंदर है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, इसे बोला गया है GBF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। जब भी कोई समिट होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो भी मतलब मेंबर कंट्रीज है उनकी समिट होती है, उसमें कोई ना कोई ऐसा फ्रेमवर्क निकल कर आता है, कोई ना कोई आउटकम निकल कर आता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इससे क्या होगा, जो भी ये GBF हमने अडॉप्ट करने की बात हुई थी, इसमें हर कंट्री ने कितना कंट्रीब्यूट किया है इसका एनालिसिस होगा। अगर हम बात करें गोल्स की, जो हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं UNCBD यानी UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है इसे किस प्रकार से हम बचा सकें, इसके 3 अलग अलग गोल रखे गए हैं। पहला गोल है जिसे हम कहते हैं आईची टारगेट्स, इसका उद्देश्य है जैव विविधता को बचाए रखना, ठीक है। दूसरा है कार्टाजीना बायोडाइवर्सिटी प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज कंसर्न विद द सेफ यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक का यूज करते हुए अलग अलग जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी LMO बनाते हैं, ठीक है, यानी जीवित जीवित संस्कृत जो हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है फ्रॉम दी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है, बायोटेक का यूज करते हुए कोई व्यक्ति कोई संस्था अगर नए उत्पाद बनाती है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाता है जिसे यूज कर सके एज दी बायोलॉजिकल वेपन, उसको भी रोकना, ठीक है। तो जिस फॉर एग्जांपल आपके लिए, तो कार्टाजीना क्या करता है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल करता है इट प्रिवेंट द अनसेफ यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तीसरा एक प्रोटोकॉल और है, इसका नाम है नगोया जेनेटिक रिसोर्सेज प्रोटोकॉल। नगोया कहां पर है? जापान के अंदर है, ठीक है। तो इट प्रिवेंट द अनफेयर यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। मतलब क्या है, जो भी हमारे पास जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हो और इससे जो भी एडवांटेज हो सभी देशों में सम्मिलित रूप से बराबरी से इनका लाभ बांटा जाए। मींस फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम दी यूजेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास आनुवंशिकी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनका यूज करना और उससे जो लाभ मिले उसको सभी के लिए समान रूप से बांटना, ये किसका ऑब्जेक्टिव है? नगोया प्रोटोकॉल का। इतनी बात काम की, 3 बातें पता होनी चाहिए आपको। कौन सा एडिशन है, थीम क्या, पीस विद नेचर है, और कहां पर हो रहा है? कोलंबिया के अंदर, कैली शहर के अंदर। और दूसरा 3 प्रोटोकॉल है, आईची टारगेट्स, कार्टाजीना और नगोया। आईची का मतलब क्या है? जो जैव विविधता है उसको बचाए रखना, उसका संरक्षण करना। कार्टाजीना के अंदर क्या है? जो LMO है हमारे, उनको मिसयूज रोकना, उनके मूवमेंट को, उनके जो सेल परचेज होती है उसको देखना। अगला तीसरा टारगेट है नगोया के अंदर किया गया, डिफाइन नगोया प्रोटोकॉल के अंदर, जिसमें है कि जेनेटिक रिसोर्सेज का मिस यूज या अनफेयर यूज नहीं करना, उसका क्या हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी एडवांटेज उससे निकल कर आता है। अब कुछ न्यूज देख लेते हैं फटाफट से। पहली न्यूज है ATP चैलेंज टूर। न्यूज क्या है, क्यों ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज अगले साल इसके 4 अलग अलग फेज होंगे, तो इसमें कुल 4 ATP चैलेंजर टूर किए जाएंगे भारत के अंदर। कहां पर होंगे? इंडिया के अंदर 4 सिटीज अलग अलग है जहां पर होंगे ये। एक तो पहला है चेन्नई, शुरुआत चेन्नई से होगी। दूसरा होगा संस्करण बेंगलुरु के अंदर, तीसरा पुणे के अंदर, फोर्थ होगा दिल्ली के अंदर। 4 सिटीज हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली। यहाँ पर 4 अलग अलग क्या होंगे? 4 ATP चैलेंजर टूर होंगे, ठीक है। अब इसी इतना क्लियर है। संस्था कौन सी है? तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है। टेनिस, इस स्पोर्टिंग इवेंट का संबंध किससे है? टेनिस खेल से है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें ATP के अलग अलग वर्जन है। ATP 100 इवेंट्स है, इसका मतलब है जो ATP 100 इवेंट के फाइनल को जीतेगा, सिंगल खिताब जीतेगा, एकल खिताब जीतेगा, उसे 100 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, और उसे राशि मिलेगी, ठीक है। और दूसरा है दिल्ली के अंदर होगा, उसमें है वर्जन होगा ATP 75, यानी दिल्ली में होने वाला एडिशन का जो खिताब जीतेगा, सिंगल सा खिताब, उसे क्या होगा? उसे 75 पॉइंट्स मिलेंगे। ये बात बोली गई। मतलब चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे के अंदर जो शुरुआती 3 चरण है, इसमें जो होंगे, इन्हें बोला गया है यूएसडी ATP 100 इवेंट्स, यानी इसमें जीतने वाला व्यक्ति होगा उसको मिलेंगे 100 रैंकिंग पॉइंट्स टू दी विनर ऑफ सिंगल टाइटल। एकल प्रतिस्पर्धा खिताब जीतने वाले व्यक्ति को मिलेंगे 100 रैंकिंग पॉइंट्स, और 75 यानी ATP 75 जीतेगा उसे मिलेंगे 75 रैंकिंग पॉइंट्स। इतना क्लियर है आपको? दोनों की जो प्राइस मनी है वो थोड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो हमारे इतना काम का नहीं है। अगली न्यूज आ रही क्वाड से। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। पहली मीटिंग कब हुई थी? 2007 के अंदर, क्लियर? इतना पता होना चाहिए। कौन सी युद्धाभ्यास करते हैं? मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है।
2020 में सबसे लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 कंट्रीज हैं जो कि क्वाड की मेंबर्स हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? टू मेंटेन अ फ्री एंड फेयर ट्रेड और फ्री एंड फेयर सिस्टम इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। अब इन्होंने क्या किया, लास्ट ईयर शुरू किया था क्वाड साइबर चैलेंज, ठीक है, यानी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको डील करने के लिए एक चैलेंज चलाया गया था, उसका नाम है क्वाड साइबर चैलेंज। और क्वाड ग्रुप के द्वारा डिसाइड किया गया दैट दे विल कंटिन्यू दी न्यू एडिशन ऑफ दी क्वाड साइबर चैलेंज। थीम क्या इस साल का थीम है प्रमोटिंग साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जो साइबर सुरक्षा है आप सभी जानते हैं, अलग अलग जैसे फिशिंग और फिशिंग अटैक होते हैं, कई लोगों के साथ मेलवेयर अटैक होता है, या उनसे क्या होता है, उनकी साइबर बुलिंग की जाती है, अलग अलग प्रकार के साइबर अटैक होते हैं जिससे कि लोगों से पैसे मांगे जाते हैं या उनका प्राइवेट डेटा है उसको चुरा लिया जाता है। उस सबको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या हो, अवेयरनेस हो। ठीक है, ये काम भी किसका है, क्वाड कंट्री का है, जिन्होंने शुरू किया है क्वाड साइबर चैलेंज। ठीक है, इसमें नई नई तकनीक जो है उनको शोकेस किया जाएगा जिससे क्या हो, साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में यानी साइबर सुरक्षा के मामलों में अवेयरनेस लेकर आए, नई तकनीक का इस्तेमाल हम कर पाए। इस साल की थीम है प्रमोटिंग साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन, यानी लोगों को अवेयर करना कि साइबर सुरक्षा क्या है। साथ ही साथ हमारे पास ऐसा कार्य रोल है नहीं, हमारे पास ऐसे कुछ हैकर्स हों जो कि क्या हो, प्रिवेंटिव मेजर ले पाए हमारे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। जैसे आप जानते हो ना, हैकेथॉन होता है इवेंट, हैकेथॉन एक वर्ड तो हैक है, ठीक है। हैकेथॉन का मतलब क्या है, इसके अंदर इस प्रकार से कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें कि हमारा जो भी सिस्टम है, जो भी हमारा आईसीटी सिस्टम है, वो फुल प्रूफ है कि नहीं उसको चेक करते हैं। मतलब क्या है, हम उस पर अटैक करके देखते हैं कि चाहे डीडोस हो डॉस हो, उससे अटैक करके देखते हैं कि क्या हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है कि नहीं है, क्या उसमें कोई सेंध लगा सकता है नहीं लगा सकता। यही उसकी क्या करना, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना, जो भी उसमें कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास होता है हैकेथॉन के अंदर। सेम काइंड ऑफ इवेंट हम ये देख सकते हैं। तो लास्ट क्या होता है, फरवरी 2023 के अंदर यूएस के द्वारा जो है क्वाड के मेंबर्स हैं तीन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके साथ मिलकर ये साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज शुरू किया गया था। क्लियर? इससे क्या हो कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, इंडो पैसिफिक रीजन है या उससे बियॉन्ड जो लोग हैं, वो साइबर सुरक्षा के मामले में अवेयर रहें थोड़ा। इतनी सारी काम की बात आपकी। भारत से कौन लेता है भाग पार्टिसिपेट? तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है हमारे वो लेते हैं, अलॉन्ग विद द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। ये दो बॉडीज हैं वो काम दो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, अब इस चैलेंज के अंदर क्या होता है, देखिए मेनली जो भी साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो साझा की जाती है और एक ट्रेनिंग दी जाती है जिससे क्या हो, हमारा सिस्टम, देखिए सरकार जब काम करती है, सरकार के पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, मिलिट्री की होती है, डेवलपमेंट की है, मान लीजिए स्पेस सेक्टर के डेवलपमेंट की इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम के अंदर सेफ है या सिक्योर है, ठीक सेव है, तो उसे सिक्योर करना जिम्मेदारी किसकी बनती है, हमारी बनती है, गवर्नमेंट की। और ये उसी के बारे में बात की गई है। क्लियर? अगली न्यूज है डिस्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ दी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान जो है, नेशनल मास्टर प्लान है, ये इसका जिले का वर्जन शुरू किया गया है पीएम गति शक्ति का। अब तक तो नेशनल वाइड था ये, अब हमने शुरू किया है इसके अंदर जिलों के लिए। कुल 27 हमारे आकांक्षी जिले हैं, उनके लिए शुरू किया गया है। और अगले 18 महीनों के अंदर जो है भारत के कुल 750 जिले हैं, इस तक इसका फैलाव प्रसार हम कर देंगे। सो वी विल एक्सपैंड द स्कोप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ द पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान बियॉन्ड दी 27 aspirational districts in the 18 months, next 18 months up to 750 districts of the country। अब इसके अंदर क्या हुआ, साथ साथ जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कौन है, मिस्टर पीयूष गोयल जी, इन्होंने लॉन्च किया है इसको। व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी, इन्होंने इस इवेंट को लॉन्च किया है, वर्जन को लॉन्च किया है। और कुछ गाइडलाइन जारी की गई है टू प्रिपेयर सिटी लॉजिस्टिक प्लान फॉर इंडियन सिटी। यानी देखिए क्या होता है, मान लीजिए कुछ शहर ऐसे कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ सिटी ऐसी हैं जो ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ कम डेवलप्ड है। अब वहां होता है लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्टेशन, वो किस प्रकार से करें, वो हम कैसे पता चलेगा, लोकल डिमांड्स के हिसाब से, जो लोकल वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं किन चीजों की तो आवश्यकता है, किन की हमें आवश्यकता नहीं है। उसी आधार पर इन्होंने कुछ गाइडलाइन यानी कुछ रूल्स, कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं टू प्रिपेयर सिटी लॉजिस्टिक प्लान फॉर दी इंडियन सिटीज, जिसमें क्या होगा, जो भी हमारे स्थानीय विशेषताएं हैं उनको ध्यान रखते हुए लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क को डेवलप किया जाएगा। ये मास्टर प्लान जो होता है ना, क्यों की खूबी क्या है, एक फास्टर है, बेटर है, एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों?
जो ये पीएम गति शक्ति प्लान नेशनल मास्टर प्लान है, इसके अंदर कुल 16 मंत्रालय एक साथ आते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो कॉस्ट कटिंग है वो कॉस्ट हमारी कम होती है। कॉस्ट कटिंग के अंदर फायदा मिलता है, एफिशिएंट है। मान लीजिए सड़क बन रही है, वहीं पर हमें पाइपलाइन बिछानी है, वहीं पर हमें ऑप्टिकल फाइबर डालना है, वहीं पर हमें इलेक्ट्रिक वायर डालना है। अगर तीनों मंत्रालय अलग विभाग एक साथ मिलकर काम करेंगे, कॉस्ट भी कम आएगी, एक कम टाइम में हम काम कर पाएंगे। यही हमारा काम था पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का। कब शुरुआत हुई थी? तो ये हुआ था 2021 के अंदर। कब हुआ था पीएम गति शक्ति? कब हुआ था? 2021 के अंदर। और हाल ही में इसके 3 वर्ष पूरे हो गए। 8 वर्ष किसके हुए हैं? वो हुए हैं हमारे उड़ान योजना के, और 3 वर्ष हुए हैं पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के। और इसका नया वर्जन शुरू किया गया है डिस्ट्रिक्ट वर्जन, जिलों के लिए। क्लियर? ताकि जिले भी पीछे ना रहे। अगली न्यूज आ रही है आर्चरी वर्ल्ड कप, तीरंदाजी विश्व कप से आ रही है। क्या न्यूज है ये? तो भारत की ओर से हमारी आर्चरी प्लेयर है दीपिका कुमारी जी। इन्होंने क्या किया है, मैक्सिको कंट्री के अंदर एक प्लेस है लेक्स काला, इस शहर के अंदर क्या किया इन्होंने, सिल्वर मेडल जीता है। ये चाइना की प्लेयर है, उनसे हार गई थी एक रिकर्व इवेंट के अंदर। जिस प्रकार से आर्चरी की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसमें रिकर्व इवेंट है, उसकी खिलाड़ी दिव्या कुमारी जी, और इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और ध्यान रखिएगा, ये दिव्या कुमारी जी का 5th टाइम वर्ल्ड कप के अंदर जो है, आर्चरी वर्ल्ड कप के अंदर 5वां सिल्वर मेडल है। he is the fifth time it is the fifth time that Deepika Kumari finished as a runner up at the archery world cup, यानी तीरंदाजी विश्व कप के अंदर 5वीं बार ऐसा है इन्हें मिला है सिल्वर मेडल। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये कुछ रीजन के लिए क्वेश्चन आपके लिए, जो हमने स्लाइड्स पढ़ी हैं आज उन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप इनको रिवाइज करने का प्रयास करिए, अपने एंड पर सोल्व करिए, जिससे क्या हो कि आपको फैक्ट ज्यादा लंबे टाइम तक याद रह पाएंगे। पहला क्वेश्चन, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को15 कहाँ हुआ था? हम पढ़ चुके हैं, ये हुआ था कुनमिंग शहर के कुनमिंग मॉन्ट्रियल, तो ये कनाडा के अंदर हुआ था को15। क्लियर? दूसरा है कार्टाजीना प्रोटोकॉल का संबंध किससे? हम देख चुके हैं, जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनसे संबंध है इसका, कार्टाजीना का। तीसरा देखा, दीपिका कुमारी जी हाल ही पढ़ के निकले, ये कौन हमारी आर्चरी प्लेयर है, आर्चरी से। और इन्होंने क्या जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप के अंदर सिल्वर मेडल। किससे हारी है? चाइना की प्लेयर से हारी है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन है? हम पढ़ चुके हैं, अजीब सा नाम है इनका थोड़ा। विच इंडियन सिटीज विल होस्ट एटीपी चैलेंजर टूर? 4 सिटीज हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली। तो चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे के अंदर क्या होगा, वहां पर होगा एटीपी 100, और दिल्ली के अंदर होगा एटीपी 75। अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज कन्फर्ड विद ऑनररी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस, किस कंट्री के द्वारा? अल्जीरिया के द्वारा। वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो तेब्बोन है, अब्दुल मजीद तेब्बोन। 14th ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में। ये आपके लिए क्विकली रिवीजन हो जाएगा, आप इनको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और अगली क्लास के अंदर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। हमारी क्लास के लिए काफी जो कंटेंट जुटाया जाता है, टीम मेहनत भी करती है, तो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक भी करें, अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने एंड पर इन क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करिए, और विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।